नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो बंगाल में अरब निर्वाचन के बाद बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में जो टूट हुआ, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो पहली बात कि संदर्भ में एक शेर है कि गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने ही तो लूटा, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। इसका मतलब यह है कि जो टीएमसी की हार हुई या ममता बनर्जी जी की हार हुई, वो कहीं न कहीं इनके लोगों ने ही उनको हराने का काम किया। और पहले से ही ये बीजेपी के साथ साठगांठ था कि जैसे भी हो इलेक्शन आप जीतो, सिर्फ हमारा जो सीट है उस पर आप कुछ मत करो, क्योंकि आफ्टर इलेक्शन मैं पार्टी को तोड़ करके आप लोग के सपोर्ट में, आपकी पार्टी के सपोर्ट में आ जाऊंगा। और वही हुआ भी। तो इस संदर्भ में आप भारत के इतिहास उठा के देखें कि बंगाल में ब्रिटिशर्स का जो राज हुआ, तो उसका प्रमुख कारण कि वहाँ मीर जाफ़र जैसे लोग पैदा हुए। उसको आप धोखेबाज कह लें या फिर और उसको कह लें गद्दार कह लें, इसके कारण ही सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इसके पहले भी आप देखें, पृथ्वीराज चौहान की अगर हार हुई तो जयचंद के कारण ही हुई। तो भारतीय इतिहास इसका प्रमाण दे रहा है कि जब भी भारत में किसी शासक का शासन हुआ या राज किया, तो कहीं न कहीं गद्दारी के कारण ही राज किया। अगली बात, इस संदर्भ में अगेई ने असाद बिना में भी लिखा है कि मेरे हार गए सब जाने माने कलामंद, सबकी विद्या हो गई अकारत दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। इस पंक्तियों का अर्थ यह है कि इनके जो लॉयल आदमी थे, जो खुददार आदमी थे, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग और जो भी इनके साथ थे, उन्होंने हार मान लिया। क्योंकि बहुत उन्होंने प्रयास किया कि पार्टी में एकजुटता हो, पार्टी एक साथ रहे। चूँकि निर्वाचन में हार जीत तो होते रहती है, लेकिन इनका भी जो ज्ञान बुद्धि, जो स्वाभिमान था, वो सब चूर हो गया और कोई भी इसको साध नहीं सका। इसी संदर्भ में अगेन नहीं असाद बिना में लिखा है, डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग काकी पारे तीर। इसका मतलब ये होता है कि जो भी बीजेपी के जो तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक थे, एमपी थे, सब एक साथ डूब गए और अलग अलग पारे कारे तीर, मैंने उस जगह पर डूबे जहाँ पे डूबने की संभावना नहीं थी। जो नदी का तीर होता है और जो नदी का किनारा होता है, वहीं पे आकर के नाव डूब गई। क्योंकि पूरा समुद्र, पूरा नदी से नाव या जहाज़ पार हो गया, लेकिन जैसे ही किनारा पर उतरने की बात आई, उसके कुछ समय पहले ही नाव डूब गया, जिसके कारण सारे तृणमूल कांग्रेस के एमपी एमएलए सब डूब गए, सब बर्बाद हो गए। इसका मतलब यह होता है कि जो 80 विधायक इनके थे और जो इनके एमपी थे लगभग 29-30 के आसपास, वो सब एकजुटता के साथ रहते तो शायद आज बंगाल का स्थिति बहुत मजबूत होती और विपक्ष का और इंडिया गठबंधन का एक जो अलायंस का जो पार्टी है वो बंगाल में लड़ती। लेकिन आज वहाँ पे विपक्ष की भी स्थिति नहीं बनी हुई है। और लोकतंत्र की खूबसूरती तभी है जब वहाँ पे विपक्षी पार्टी हो, सरकार का विरोध करने वाला हो। चूँकि लोकतंत्र लोक और लज्जा से चलता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो बहुत ही दुख की बात है। और आगे की क्या ममता बनर्जी की रणनीति होगी, ये तो समय बताएगा। अगली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह सिर्फ बंगाल में ही नहीं हुआ, आप इसके पूर्व महाराष्ट्र में देख लें। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से को तोड़ करके अजीत पवार जी ने और शिवसेना को तोड़ करके जो एकनाथ शिंदे जी ने काम किया,
वो भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने ही एकनाथ शिंदे और संजय रावत के विश्वास में लेकर के ही उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई और वो मुख्यमंत्री बने। और अजीत पवार को विश्वास में लेकर के ही शरद पवार जी ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन स्वर्गीय अजीत पवार ने भी पार्टी तोड़ी अपने लोभ के लिए। तो इस चलते कहा भी जाता है कि हाय लगता है, जिनवन हाय लगता है, जिसका आपने परिणाम देखा कि अजीत पवार का विमान दुर्घटना में देहांत हो गए। चूँकि अंदर से कहीं न कहीं दिल कचोटते रहता है, दिल में एक अकबकाहट पैदा होते रहता है कि यार कहाँ था मैं, एक लेबर क्लास के भी लायक आदमी नहीं था, वह उस आदमी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया और उसके साथ कैसे मैंने धोखेबाजी किया। और कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे जी को भी दिल में खटक रहा है कि जो उद्धव ठाकरे के साथ धोखेबाजी की है, उनको कहीं न कहीं इसका एहसास हो रहा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम पर आ गए हैं और फिर हो सकता है कि वो डिप्टी सीएम भी नहीं रहे और कुछ रहे। उसी तरह से आप अगर बंगाल के में देखें, जो वहाँ पे जो टीएमसी के जो विधायकों ने अलग गुट बनाया है और यहाँ तक कहा है कि वो जो हैं कि बीजेपी के नीतियों का समर्थन करेंगे। इतना ही नहीं, उनके जो पार्टी के जो टूटे हुए एमपी हैं वो भी केंद्र में बोल रहा है कि मैं एनडीए सरकार का समर्थन करूंगा। इसके साथ साथ टीएमसी के कुछ जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो भी इस्तीफा देना शुरू कर दिए हैं और अब तक 11 में से 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। तो ये कहीं न कहीं ये रणनीति बताती है, बीजेपी की रणनीति बताती है कि किस तरह से टीएमसी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अब जहाँ तक बात अभिषेक बनर्जी को लेकर के है कि ममता जी पर आरोप लगा रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी का पार्टी में चलती है, तो एक तो सिर्फ बहाना था, बहाना है कि अभिषेक बनर्जी का चलता है। अगर इन लोग चाहते हैं तो आपस में कोऑर्डिनेशन करके जनरल सेक्रेटरी के पद से अभिषेक बनर्जी को हटा सकते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ बहाना है, अपने ऊपर इन लोग कुछ लेना नहीं चाहते हैं। सच्चाई यह है कि इन लोग कहीं न कहीं करप्शन में, एलिगेशन में फंसे हुए। अगली बात, जो वहाँ के जो मुस्लिम नेता हुमायूं कबीर, चाहे जहांगीर खान हो, चाहे जहांगीर शेख हो, उन लोग का आने वाला समय ही बताएगा कि क्या दुर्गति होगा। अब कितने दिन तक उनकी जीवन बचेगी कि नहीं बचेगी, ये भगवान जाने। क्योंकि जहांगीर खान ने भी निर्वाचन के एक दिन पहले जो फाल्टा विधानसभा से अपना नाम वापस ले लिया, उसके बावजूद भी उनको दार्जिलिंग में अरेस्ट किया गया, क्योंकि उन पर करप्शन का और तरह तरह के जो आरोप लगे हैं वो आरोप गलत नहीं है, कहीं न कहीं सही है। तो इसका परिणाम तो आने वाला समय ही बताएगा। कि आप उत्तर प्रदेश में देख ले कि अतीक अहमद, सरफराज, मुख्तार अंसारी कि क्या हालत हुई, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। कम से कम जहांगीर खां आप निर्वाचन में भाग लेते, हार जीत की तो बात की बात है, तो शायद आपके साथ आज टीएमसी और पूरे देश के इंडिया अलायंस के नेता खड़ा रहते। लेकिन आपने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है और आपती मरे तो खुदा क्या करे। और आपको लगा कि मैं अगर निर्वाचन से नाम वापस ले लूँगा तो बीजेपी मुझे छोड़ देगी, तो ऐसा होने नहीं वाला। क्योंकि बाघ जो है ब्राह्मण को भी बच्चा को नहीं बकसता है, क्योंकि उसको सिर्फ शिकार से मतलब होता है। वो नहीं देखता है कि ब्राह्मण का बच्चा है कि दलित का बच्चा है कि ओबीसी का बच्चा है। उसी तरह से बीजेपी को शिकार से मतलब है, वो भी खास करके मुस्लिम शिकार से, कि कौन मुस्लिम में कितना आतंक मचाया है और मचा रहा है और क्या क्या किया है, वो सब उसको शिकार से ही मतलब है। अब हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद का वहाँ जो नींव रखा है, उनको भी समझ में आ जाएगा कि आने वाला समय में क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये तो समय ही बताएगा। इस चलते तृणमूल कांग्रेस में जो फूट हुआ वो बहुत ही दुखदायक है। और ऐसे गद्दारों को लेकर के ही जिस तरह से भारत लंबे समय तक गुलाम रहा, उसी तरह से भारत के जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग हैं और जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा रखने वाले विद्वान हैं, वो भी बहुत लंबे समय तक बीजेपी की एनडीए सरकार के गुलाम बने रहेंगे, जो बहुत ही दुख की बात है। थैंक्स।